स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेट पावर का कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है। यूक्रेन में हो रहे रशियन इन्वेजन को ही देख लीजिए। जब इस साल फरवरी में पुतिन की सेना ने यूक्रेन पे हमला बोला तो कई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को लगा कि रशिया जैसे ग्रेट पावर के सामने सरेंडर करने के सिवा यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर जिस तरह से ये वॉर चल रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्सर हम ग्रेट पावर को समझने में भूल कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब बात ताकत की होती है तो मिलिट्री पावर पे फोकस ज्यादा हो जाता है, जबकि इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि डिफेंस। वेपन सिस्टम और एक लार्ज आर्म्ड फोर्स के बावजूद रशिया को उसके गोल्स हासिल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जहां रशिया एयर, ग्राउंड, साइबर और मैरीटाइम ऑपरेशंस में उसके लॉजिस्टिक और लीडरशिप प्रॉब्लम की वजह से अफेक्टेड हो रहा है, वहीं वेस्टर्न एड के चलते यूक्रेन का रेजिस्टेंस मजबूत होता जा रहा है। इसलिए मिलिट्री पावर किसी भी नेशन के ग्रेट पावर बनने के पीछे अकेला रीजन नहीं हो सकता। मिलिट्री पावर के अलावा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी नेशनल पावर और इन्फ्लुएंस का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहा है। चाहे आर्म्स रेस हो या मिलिट्री स्ट्रैटेजी या दूसरे नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। आज के वीडियो में हम इसी सवाल पे चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया जैसे डेवलपिंग पावर को इन दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन कर पा रहा है या फिर नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या है जो एक कंट्री को दूसरे से ज्यादा पावरफुल बनाता है? इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स के लिए ये एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल रहा है और एक मुश्किल सवाल भी। ऐसा इसीलिए क्योंकि पावर को एक्सपीरियंस करना आसान है, मेजर करना नहीं। पावर इनविजिबल और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, इसलिए स्कॉलर्स यूजुअली पावर को रिसोर्सेज, स्पेशली वेल्थ और मिलिट्री एसेट्स के टर्म्स पे मेजर करते हैं। लॉजिक ये है कि जिस कंट्री के पास ज्यादा वेल्थ और मिलिट्री एसेट्स हैं वो अपनी मनमानी ज्यादा कर पाएगा। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स में ये डिबेट हमेशा से चलता आया है कि क्या ज्यादा फंडामेंटल है, मिलिट्री पावर या फिर इकोनॉमिक पावर। आइए इन दोनों को समझते हैं। गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये कि स्टडी IQ के यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैचेस में एडमिशंस 8 अगस्त को क्लोज हो रहे हैं, विच इज बेसिकली वेरी क्लोज। दोस्तों, इन बैचेस के फीचर्स इस कोर्स को भारत का सबसे अलग कोर्स बनाते हैं। इन बैचेस में आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव डिलीवर किया जाएगा। 900 से ऊपर घंटों का लाइव कंटेंट, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपने या फिर आपके किसी दोस्त, भाई बहन, किसी ने भी यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखा है तो उस सपने को पूरा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी और जो कोड आपको यूज करना है वो है AG लाइव। और अब आप अपना वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। पहले मिलिट्री पावर की बात करें तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, क्योंकि इसे डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक टूल माना जाता है और बिना किसी डिस्प्यूट के भी ये स्टेट्स के बीच रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। स्टडीज के मुताबिक मिलिट्री पावर कई इश्यूज को इन्फ्लुएंस करता आया है, जैसे इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वॉर। इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी का एक मेजर पार्ट इस डिबेट पे खड़ा है कि किस हद तक मिलिट्री पावर स्टेट बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ये तो हम सभी को पता है कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हायर डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी एंजॉय करती है। इसके अलावा मिलिट्री पावर का एडवांटेज दूसरे स्टेट के पावर को कमजोर कर सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो या फिर पॉलिटिकल। जहां कई स्टेट्स के लिए मिलिट्री पावर का डेवलपमेंट उनके ग्रेट पावर स्टेटस बनने में कैटलिस्ट बना, वहीं कई स्टेट्स के लिए अब्सेंस ऑफ मिलिट्री पावर उनके फेलियर का रीजन साबित हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैकेडोनिया के एंशिएंट किंगडम को दूसरे ग्रीक पावर्स
आइसोलेटेड और बैकवर्ड मानते थे, पर अपने मिलिट्री एडवांटेजेस के बदौलत वो सबसे पावरफुल ग्रीक स्टेट बन के उभरा। 19th सेंचुरी में प्रशिया को भी एक वीक पावर माना जाता था, पर उसने मिलिट्री डेवलपमेंट के थ्रू जर्मन यूनिफिकेशन में एक मेजर रोल प्ले किया और कॉन्टिनेंटल यूरोप का एक पावरफुल स्टेट बना। मिलिट्री पावर के कॉन्टेक्स्ट में शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएस का। 1980s में फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यूएस का मिलिट्री एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंटली बढ़ाया गया। तब से यूएसए डिफेंस में अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को यूज कर अपने डिप्लोमेटिक और इंपीरियल इन्फ्लुएंस को बढ़ाता आया है। साथ ही उसने अपने नेशनल, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बेस को भी मिलिट्री के थ्रू मजबूत किया है। दूसरी तरफ कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहां ग्रेट पावर्स अपने मिलिट्री द्वारा अंडरमाइन किए गए थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने मिलिट्री डेवलपमेंट में इतना फोकस किया कि पावर के दूसरे एस्पेक्ट्स को कंप्लीटली अनदेखा कर दिया, जैसे लेट रोमन एम्पायर, 16th और 17th सेंचुरी का स्पेन और सोवियत यूनियन। और कुछ ऐसे ग्रेट पावर्स भी थे जो अपने आर्म्ड फोर्सेस में नीडेड इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, जिसके चलते राइवल पावर्स के सामने वो हार गए। फॉर एग्जाम्पल, बाइजेंटाइन एम्पायर मिलिट्री वीकनेस की वजह से 7th सेंचुरी में अपने टेरिटरीज अरब के हाथों गंवा दी, और 13th सेंचुरी में चाइना की मिलिट्री डिक्लाइन उसे मंगोल अटैक के सामने वल्नरेबल बना देती है। मॉडर्न टाइम्स में जर्मन मिलिट्री पावर को मैच करने में नाकामयाब फ्रांस को अपना लीडरशिप पोजीशन खोना पड़ा, जो वो 19th और 20th सेंचुरी कॉन्टिनेंटल यूरोप में एंजॉय करता था। पर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ एस नाई की तरह कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि 21st सेंचुरी में मिलिट्री पावर की उतनी यूटिलिटी नहीं रही जितनी 19th और 20th सेंचुरी में हुआ करती थी। यह आइडिया कोल्ड वॉर के बाद सामने आया, जब अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट एडवर्ड लेटवाक ने 1990 में फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स नाम का एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल में उन्होंने आर्ग्यू किया कि कोल्ड वॉर के खत्म होने के साथ मिलिट्री पावर का इंपॉर्टेंस भी घट गया है और आने वाले समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सक्सेस के लिए इकोनॉमिक पावर सबसे अहम बन जाएगा। पर ऐसा क्यों? दोस्तों, एक कंट्री की इकोनॉमिक पावर उसके इंडस्ट्रियल बेस, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, जियोग्राफिक पोजीशन, हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम से बनता है। 1900 से लेकर आज तक अगर हम ग्रेट पावर्स के फाउंडेशनल एलिमेंट को गौर से देखें तो हमें यह रियलाइज होगा कि ये पावर्स अपने ज़माने के इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल लीडर्स रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो ये शो करते हैं कि कैसे इकोनॉमिक पावर दूसरे फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए एक मॉडर्न कंट्री के ओवरऑल पावर को बूस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर बन के सामने आने के बाद यूएसए 20th सेंचुरी में जाके दुनिया का डोमिनेंट मिलिट्री, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल पावर हाउस बना। पर दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुपर पावर माने जाने वाला यह देश कभी एक ग्रेट इकोनॉमिक पावर नहीं बन पाया और इसका असर दूसरे एरियाज के साथ मिलिट्री पावर पर भी देखा गया। 1980s तक सोवियत इकोनॉमी इतनी डिटेरियोरेट कर चुकी थी कि वो सोवियत डिफेंस को सपोर्ट नहीं कर पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक लीडर बनना काफी नहीं है। जैसे आज जर्मनी और जापान इकोनॉमिक मैग्नेट्स होने के बावजूद भी ग्रेट पावर्स नहीं है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी को मिलिट्री फोर्स में तब्दील नहीं किया गया है। इनफैक्ट 2010 में प्रोफेसर माइकल बेकले ने एक पेपर लिखा जिसमें मिलिट्री इफेक्टिवनेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया गया। उन्होंने अपनी स्टडी से ये कंक्लूड किया कि मिलिट्री इफेक्टिवनेस प्राइमरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिपेंडेंट है और दूसरे पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स का इफेक्ट मार्जिनल है। उनका हाइपोथेसिस ये था कि इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स सरप्लस वेल्थ, बेटर टेक्नोलॉजी बेस और एफिशिएंट प्रोडक्शन टेक्निक एंजॉय करते हैं, इसीलिए वो डिफेंस में लार्ज इन्वेस्टमेंट को सस्टेन कर सकते हैं बिना अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ड्रेन किए। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट टाइम्स में चाइना ने अपनी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ से अपने मिलिट्री एक्सपेंशन को फंड किया, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे फास्टेस्ट मिलिट्री एक्सपेंशन रहा है। वहीं 2011 में अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन एडमायरल माइक म्यूलन ने यह दावा किया कि अमेरिका का पब्लिक डेट उसके नेशनल सिक्योरिटी के लिए सिंगल बिगेस्ट थ्रेट है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर एक दूसरे से काफी इंटरकनेक्टेड है। बिना करेंसी के कोई भी नेशन उसके वॉरशिप्स और आर्मी को डेवलप नहीं कर सकता और आर्मी के बगैर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत नहीं कर सकता। सुपर पावर बनने के लिए एक कंबाइंड पावर हासिल करना बहुत जरूरी है। इंडिया जैसे डेवलपिंग पावर के कॉन्टेक्स्ट में ये आइडिया काफी रेलेवेंट है।
दोस्तों पिछले कुछ दशक में इंटरनेशनल स्फीयर में इंडिया अपने पोजीशन को स्ट्रांग करता आया है। चाइना का राइज और इंडिया का बदलता ग्लोबल इन्फ्लुएंस दो ऐसे मेजर फैक्टर्स रहे हैं जिसके चलते इकोनॉमिक पावर में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से एशिया की तरफ एक ग्लोबल शिफ्ट देखने को मिला है। इस ट्रेंड ने एशियन सेंचुरी के आइडिया को सामने लाया, जो ये कहता है कि आज एशिया के बिग पावर्स इंटरनेशनल अफेयर्स को डोमिनेट, डिक्टेट और डिफाइन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कॉन्टेम्पररी जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के राइज के पीछे उसका इकोनॉमिक सक्सेस एक मेजर फैक्टर रहा है। 1990 से 6.5% पर ईयर एवरेज ग्रोथ रेट के साथ वो जापान, जर्मनी और रशिया जैसे मेजर इकोनॉमीज को ओवरटेक कर पाया है। 2021 में इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन से अधिक रही है और वो दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक बना रहा। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार नेक्स्ट 20 इयर्स में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकता है। पर इस फास्ट ग्रोइंग इंडिया का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट काफी अनस्टेबल है, जहां एक तरफ है पाकिस्तान तो वहीं दूसरी तरफ है चाइना, जिसके साथ इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट चलता आया है। इसके अलावा इंडिया कई रीजन्स में इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस कर रहा है, इसीलिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना हमारे लिए एक प्रायोरिटी बन गई है। इंडिया ऑलरेडी एक लार्ज और एक्सपैंडिंग मिलिट्री पावर है, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ₹5.25 लाख करोड़ एलोकेट किए हैं। इसके अलावा इंडिया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है और कई आर्म्स डील और परचेजेस में एक मेजर पार्टिसिपेंट। एनालिस्ट का मानना है कि 2030 तक इंडिया मिलिट्री कैपेबिलिटीज में थर्ड रैंक हासिल कर सकता है। ऐसे कैपेबिलिटीज की स्ट्रेटेजिक रीच काफी सिग्निफिकेंट होगी, जिससे इंडिया न सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी बल्कि एनर्जी और ट्रेड सिक्योरिटी भी हासिल कर सकता है। इसके अलावा इंडिया की पॉपुलेशन और टेरिटोरियल साइज उसके इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के लिए एडवांटेज मानी जाती है। इंडिया आज दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और टेरिटरी के हिसाब से 7th लार्जेस्ट। पर्टिकुलरली इंडिया की पॉपुलेशन यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन के कंपैरिजन में काफी यंग है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लार्ज वर्कफोर्स उसके इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ग्रोथ को सस्टेन कर पाएगा। पर यह तभी हो पाएगा जब इकोनॉमी के साथ साथ इंडिया उसके डिफेंस बजट को भी एक्सपैंड कर पाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है उसका डिफेंस बजट, जहां 2020 में चाइना का डिफेंस बजट $178 बिलियन था, वहीं इंडिया में यह फिगर सिर्फ $72.9 बिलियन में अटका रहा। डिफेंस बजट का एक्सपेंशन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर में मॉडर्नाइज और ट्रांसफॉर्म कर सकेगा, जिससे वो इंडिया के ग्लोबल कॉमर्स को सिक्योर कर सकें। करंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बीच इंडियन नेवी स्पेशली एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी। ये इंडो पैसिफिक रीजन में न सिर्फ इंडिया के ब्लू इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ओशन रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करेगी, बल्कि दूसरे पार्टनर कंट्रीज के साथ इंडिया के मैरीटाइम डोमेन को भी सिक्योर करने में फंडामेंटल रोल प्ले करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओशन रीजन में चाइना के बढ़ते प्रेजेंस को लेकर इंडिया अपने मैरीटाइम डिफेंसेस को अपग्रेड करने में लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि एक एप्रोप्रिएट डिफेंस बजट प्लान करना अभी इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक मेजर टास्क और प्रायोरिटी भी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया अभी भी चाइना जैसा पावर नहीं बन पाया है जिस पे दुनिया रिलाई करती हो। इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फ्रंट पे इंडिया अपने स्ट्रेंथ्स को डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में बदलने की कोशिश में लगा हुआ है, पर कई एक्सपर्ट्स ही दावा करते हैं कि इंडिया को इस मामले में ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। वैसे तो इंडिया करेंटली वर्ल्ड्स टॉप 5 आर्म्स इंपोर्टर में से एक है, इसीलिए करेंटली गवर्नमेंट का फोकस इंडिया में वेपन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन को बढ़ाने में है। एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया अपने शॉर्ट कमिंग्स को लोकली मेड या इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट से कवर करने में लगा हुआ है, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत हो, प्लान्ड कैरियर INS विशाल या फिर मॉडिफाइड कीव क्लास आर्टिक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य। इंडिया अपने इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ फॉरेन आर्म सप्लाई को बैलेंस कर रहा है। फाइनली, इंडिया जैसे डेवलपिंग पावर को लेकर एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि आज के जमाने में ग्रेट पावर का डेफिनेशन बदल सा गया है और साथ ही उसके रिक्वायरमेंट्स। हिस्टोरिकली यूएस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन जितने आउटवर्ड लुकिंग पावर्स थे उतना आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई ऑब्जर्वर्स के मुताबिक एक्सपेंशनिज्म या विस्तारवाद का एरा खत्म हो चुका है। इसलिए आज साइबर और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पे भी एम्फेसिस को बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी और मिलिट्री पावर दोनों पे सिग्निफिकेंट होगा। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर पे।
अगर करंट कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो किसी एक को चूज कर पाना काफी मुश्किल है, और स्पेशली अगर आपकी सिचुएशन इंडिया जैसी हो जिसके बॉर्डर्स हाईली अनस्टेबल हैं, तो आप किसी एक को आसानी से चूज कर भी नहीं सकते। इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग इट्स इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इन द करेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैप्पी रक्षाबंधन आरती दी, एंड राखी के लिए थैंक्स। इस बार देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये चॉकलेट्स लेके आया हूँ आपके लिए। वाह जी वाह, मोनू चॉकलेट से काम नहीं चलेगा। जब तू आईएएस बन जाएगा ना, तेरी गाड़ी में बैठकर शहर का पूरा चक्कर लगाना है मुझे। और ये गिफ्ट विफ्ट छोड़, अपना व्हाट्सएप चेक कर। ये क्या है दीदी? ये तेरी यूपीएससी की कोचिंग के नए बैचेस की डिटेल्स हैं। एडमिशन की लास्ट डेट 8 अगस्त थी, तो मैंने ले लिया तेरे लिए। पर दीदी ये तो बहुत महंगा होगा ना, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। मैं पढ़ लेता खुद से, आप क्यों इतना परेशान हुई? मोनू कुछ महंगा नहीं है, सारा का सारा कंटेंट लाइव मिलेगा तुझे। 1-to-1 मेंटोरशिप है, प्री प्लस मेंस के लिए खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और मैंने AG लाइव कूपन कोड भी यूज किया था ना, तो ये सब कुछ मुझे केवल 18,999 में मिल गया। अरे फिर तो बहुत अच्छा है यदि, थैंक्स अ लॉट। मैं बहुत मन लगा के पढ़ूंगा और आपको ज़रूर घुमाऊंगा अपनी DM वाली कार में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।